अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलॉय स्टील पाइप फिटअप प्रोग्रेस के फिटअप जो है प्रोसेस कैसे करते हैं एलॉय स्टील के पाइप का। तो मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट एलॉय स्टील का जो एएसएमई कोड होता है, एएसटीएम कोड है पाइप का स्पेसिफिकेशन जो है, सीमलेस पाइप होता है एलॉय स्टील का। उसमें जो पाइप मटेरियल स्पेसिफिकेशन में हम लोगों का मोस्टली जो यूज़ होता है एएसटीएम A335 जो इसका एलॉय स्टील के पाइप का कोड है। अब इस कोड के अंदर में अलग अलग ग्रेड आता है। तो जैसे मोस्टली हमने 5 ग्रेड पे काम किया है, P11, P22, P5 और P9 और P91। देयर आर 5 ग्रेड इन एलॉय स्टील in my last project, not की total number of grade, maybe P491, okay, some 11, P11, P22, that type of grade. The total number of 5 grade mostly I am working, and that grade have a chemical composition, means every grade have a different chemical composition, it changes. Before maybe P11, I give you example, P11 grade pipe a 1.25 chromium percentage or 0.5 molybdenum percentage. So that are when I am talking about P22, so that one have a 2.25 chromium percentage and 1 molybdenum percentage. So that's why I am talking about the 5 grade have a different chemical composition. When someone asks you, अगर कोई आपसे इंटरव्यू पूछता है कि P11 और P22 में क्या डिफरेंस है, तो आपको इसका केमिकल कंपोजिशन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपको बताना होगा कि P11 में केमिकल परसेंटेज है, क्रोमियम इतना परसेंट है, और P22 में क्रोमियम इतना परसेंट है। तो वहाँ से डिफरेंस निकलेगा, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि इन दोनों पाइप में ये डिफरेंस है। मैं आपको वो आगे वीडियो में दिखाता हूँ कि सब पांचों जो अपना ग्रेड है P11 उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। ओके, और हर ग्रेड का जैसे P11, P22, P5, P9 और P91, ये ग्रेड का 2 टाइप का फिटिंग्स आएगा। एक है रॉड फिटिंग, एक है सेकेंड नंबर है फर्स्ट नंबर है फॉज फिटिंग, या सेकेंड नंबर है रॉड फिटिंग। ये 2 टाइप का फिटिंग आएगा। तो इन दोनों फिटिंग में अगर वो फॉज तरीके से बना है तो उसका जो कोड है वो अलग होगा। जैसे फॉज तरीके से बना है तो उसका P11 का होगा A182 F11। तो सेम इसी तरह से अगर वो रॉड तरीके से बना है तो उसमें है A234 P11 WP11। तो उसमें केमिकल अगर उसके फिटिंग्स का नंबर अगर A182 है तो समझिए कि वो फॉज फिटिंग है, और A234 है तो रॉड फिटिंग है। तो आपको ये भी याद करना होगा कि फिटिंग्स कौन सा है, और वहाँ से पता चल जाएगा आपको कि ये P11 का मटेरियल में यूज़ होगा, या P22 में, या P9 में, या P5 में, या P91 में। ओके, अब ये जो 4-5 ग्रेड मैंने आपको बताया ना, ये पाँचों ग्रेड का जो इलेक्ट्रोड यूज़ करना है हमको GTAW वेल्डिंग में। GTAW का मतलब होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो GTAW वेल्डिंग अगर हमको करना है तो इन पांचों का इलेक्ट्रोड जो है वो भी अलग अलग नंबर से आता है। तो अगर आप P91 में काम करते हैं तो P91 का ही आपको इलेक्ट्रोड यूज़ करना है। अगर P11 में आपका ग्रेड है पाइप का एलॉय स्टील का A335 का अगर ग्रेड P11 है तो आपको P11 का ही इलेक्ट्रोड यूज़ करना होगा। उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो होल टेम्परेचर, ये सारे जो जितने ग्रेड है उसका होल टेम्परेचर जो है 150 डिग्री सेल्सियस, ये तो फिक्स है। आगे बढ़ेंगे तो प्री हीट टेम्परेचर है, इंटर पास टेम्परेचर है, फिर पोस्ट हीट है, फिर उसके बाद PWST हीट है, फिर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर है, उसके बाद पोस्ट होल टाइम। तो ये सारी चीज़ जो है वो डिफरेंट ग्रेड का चेंजेस होता है, ऐसा नहीं है कि सबका एक ही है। हाँ, स्मॉल चेंजेस है, तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। मोस्टली आई एम डिस्कस अबाउट द कमिंग ऑन द ओरिजिनल टॉपिक के बाई स्टेप गाइड फॉर द एलॉय स्टील पाइप फिटअप वेल्डिंग। अगर हम एलॉय स्टील के पाइप का फिटअप करने के लिए जाते हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप में क्या क्या ध्यान रखना है। तो अगर हम प्री फिटअप की बात करें तो फिटअप स्टार्ट होने से पहले प्री फिटअप में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में सोचना है कि हमको क्या क्या सेफ्टी यहाँ पे चाहिए। आप अगर सुपरवाइज़र हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि हम ये जो जॉब स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या सेफ्टी हमें लेना है। सेकंड नंबर, मटेरियल का आपको 100% इंस्पेक्शन करना है। जैसे लास्ट आपने जो मटेरियल लिया, जो रिवीजन है आपके ड्राइंग का, जैसे ड्राइंग के हिसाब से आप मटेरियल लेके आ गए, फिर भी उसको क्रॉस चेक करना है आपके ड्राइंग का वो लेटेस्ट रिवीजन है या नहीं। जो मटेरियल लेके आए हैं उसका मैट कोड, कभी कभी क्या होता है ना कि मैट कोड सेम
मिल जाएगा आपको, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कुछ गलत हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेंजेस रहेगा, क्योंकि अभी क्या ह्यूमन के ज़रिए बनाया गया तो उसमें मिस्टेक हो सकता है। तो कहने का मतलब आप ये कि मैट कोड के साथ आप अपने फिटिंग्स का डिस्क्रिप्शन भी चेक करेंगे। जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ वो कंप्लीट डिटेल है, वो कंप्लीट डिटेल आप अपने मटेरियल के ऊपर स्टडी करेंगे कि हाँ जो हमने फिटिंग रिसीव किया है वो सेम डिस्क्रिप्शन का है, तो वो 100% करेक्ट है। मैट कोड भी सही है तो मतलब मटेरियल सही है, लेकिन कभी कभी उसमें मिस्टेक भी होता है बहुत सारे ड्राइंग्स में। ओके, मटेरियल इंस्पेक्शन कर लिए। अब जब हमको मटेरियल इंस्पेक्शन है तो उसका क्लीनिंग करना है, तो क्लीनिंग अगर उसमें बेवल पहले से बना हुआ है पाइप में या फिटिंग्स में, तो उसकी एक बार क्लीनिंग कर देंगे, यानी ओवरऑल पाइप की भी क्लीनिंग कर देंगे। तो एक प्री फिटअप का प्रिपरेशन हो गया। अब ड्यूरिंग फिटअप में क्या है, जब हम लाइन को अलाइनमेंट करेंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, एज पर ड्राइंग होना चाहिए, लेंथ वेरीफाइड होना चाहिए, वहाँ से उस ज्वाइंट से पैड कितना डिस्टेंस पे आ रहा है, सपोज अगर आप शॉप में बना रहे हैं तो फिर वो सब चीज़ें कैलकुलेट करके आप जब भी पैड का लगाएंगे तो वहाँ से आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो उसमें कट पीस आ रहा है, पाइप कितने का आ रहा है, वो सब वेरीफाई आप उसको करेंगे। सेकेंड नंबर है, पहला तो अलाइनमेंट कर दिए प्रॉपर। अलाइनमेंट करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा फिटिंग्स और पाइप के बीच में जो हम ज्वाइंट करने जा रहे हैं तो उसका रूट गैप हमने कितना रखा है। नॉर्मली रूट गैप 3.5 2.5 से 3.5 तक होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि रूट गैप हमारा कितना मेंटेन किया गया है। रूट गैप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है टेक वेल्डिंग का कंडीशन, टेक वेल्ड कैसे करना है। तो जैसे फिटअप के दौरान में अगर आप एलॉय स्टील में टेक वेल्डिंग करते हैं तो आपको प्री हीट करना होगा, मतलब वहाँ पे हीट करना रहेगा। तो मैं आपको आगे प्री हीटिंग का प्रोसेस है उसमें डिटेल दूंगा, लेकिन जब टैक वेल्ड करेंगे और टैक वेल्ड के जस्ट पहले रीच चेकिंग, टैक वेल्ड करने के बाद जब हमने टैकिंग कर दिया तो पहले भी हमने एक बार चेकिंग किया था कि हमको कैसे कैसे लाइन को अलाइनमेंट किया प्रॉपर। अलाइनमेंट मतलब वो चेकिंग ही हुआ, लेकिन जब आपका फिटअप कंप्लीट हो जाता है तो एक बार आप उसको रीच चेकिंग अलाइनमेंट करेंगे। मतलब हम फिटअप के बाद देखेंगे कि फिटअप में हमारा कुछ 2 या 4 एवं 5 एवं डिफरेंस तो नहीं आ गया, तो री चेकिंग करेंगे। जब ये री चेकिंग कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्री हीटिंग प्रोसेस। अब प्री हीटिंग कैसे करते हैं, प्री हीटिंग प्रिपरेशन, मतलब प्री हीटिंग का पूरा प्रिपरेशन करेंगे। उसका जो कॉइल आता है या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल डीवी ये सब शिफ्ट करना है वो सब शिफ्ट कर देंगे। प्री हीटिंग का ओवरऑल प्रिपरेशन होने के बाद यूनिफॉर्म हीटिंग का अरेंजमेंट करेंगे। मतलब जब उसको यूनिफॉर्म हीटिंग देंगे तो वो एक टेम्परेचर पर जाएगा। अब हमारा लाइन के अकॉर्डिंग डिफरेंट लाइन का डिफरेंट टेम्परेचर है। इंटरपास टेम्परेचर अगर उतना आएगा, जैसे उसका प्री हीट का मिनिमम टेम्परेचर इतना है, इंटरपास टेम्परेचर पे आप जब रीच करेंगे तो हम वेल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्म हीटिंग। और नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग द टेम्परेचर, मतलब ड्यूरिंग द हीट दैट टेम्परेचर नीड टू मेंटेन। तो उसको मेंटेन करने के लिए वो अपना प्री हीटिंग की जो टीम रहती है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है वेल्डिंग। जब आपका फिटिंग कंप्लीट हो गया, मेंटेनिंग द टेम्परेचर हो गया, उस लेवल पे टेम्परेचर पहुंच गया तो अब वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो वेल्डिंग के लिए सबसे पहले रूट पास का वेल्डिंग करेंगे, कंप्लीट रूट पास वेल्डिंग होगा। नेक्स्ट वन है उसका हॉट पास। रूट पास के जस्ट बाद हॉट पास की वेल्डिंग करते हैं। अब हॉट पास से लेकर के आपका टॉप लेवल तक वो फिलअप वेल्डिंग चलेगा। फिल पास वेल्डिंग मतलब वो कंटिन्यू फिल करेगी। जैसे मोस्टली क्या है ना, ऑयल एंड गैस में जो अगर हम एलॉय स्टील यूज़ करते हैं तो हेवी थिकनेस होता है। जैसे मैंने यूज़ किया था तो 38.1 mm थिकनेस था, तो उसमें एक बार वेल्डिंग स्टार्ट होता था तो 24 आवर तक कंटिन्यू 2 वेल्डर उसमें कंटिन्यू वेल्डिंग करते थे। और वो बोथ साइड, एक वेल्डर दिस साइड और अदर साइड, मतलब बोथ साइड वेल्डर कंटिन्यू उसमें 30 इंच में वेल्डिंग कंटिन्यू करता है। तो नॉर्मली सबसे पहले वो रूट पास वेल्डिंग करेगा, हॉट पास वेल्डिंग करेगा, फिर वो फिलअप करेगा, फिलअप करने के बाद कैपिंग या फाइनल वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये 4 प्रोसेस है वेल्डिंग का, वो एक के बाद दूसरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। जब आपका वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम में वो पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का प्रिपरेशन करेगा। उसको पोस्ट वेल्ड कैसे करना है, फिर उसको हीटिंग करेगा। जो हीटिंग मेरे पास टेम्परेचर है कि वहाँ कितना हीट करना है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग WPS के अकॉर्डिंग उसको हीट करना है। WPS क्या होता है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। तो उस स्पेसिफिकेशन की जगह उसमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना वो हीट करेगा। फिर उसके बाद उसको कूलिंग करेगा। कूलिंग का भी उसमें डिटेल दिया है कि आपको कैसे कूल करना है। जैसे मिनिमम 2 आवर है, पर आवर पर इंच है कि मतलब 1 आवर 1 इंच तक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। जब आपका वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, PWST भी कंप्लीट हो जाता है, तो इंस्पेक्शन में है विजुअल इंस्पेक्शन है, NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है और डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये टोटल एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप है कि आपको कैसे फिटअप करना है। अब मैं आपको ये बताना अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर P11 का हमारे पास मटेरियल है और P11 का पाइप भी है तो हम उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। P22 का है तो कौन सा इलेक्ट्रोड फिलर यूज़ होगा, P5 का है तो कौन सा इलेक्ट्रोड फिलर यूज़ होगा, P9 का है तो कौन सा इलेक्ट्रोड फिलर यूज़ होगा, P91 का है तो ऐसे
अगर हम बात करें कंप्लीट बेसिक डिटेल ऑफ एलॉय स्टील की, तो ये हमारा एक बेसिक डिटेल है एलॉय स्टील के पाइप को कैसे फिटअप करते हो। बेसिक डिटेल मतलब आपको उस एलॉय स्टील पाइप के बारे में पहले नॉलेज तो होनी चाहिए कि एग्जैक्टली वो पाइप क्या है, क्या मटेरियल है। तो सबसे पहले हम बात करें लो एलॉय स्टील पाइप है, जिसको हम लोग LAS बोलते हैं। मटेरियल का नाम होता है लो एलॉय स्टील पाइप। इसका सीमलेस पाइप जो आएगा उसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन कोड होता है ASTM A335। तो ASTM A335 का अगर पाइप है, जो आपका पाइप का मैट कोड ASTM A335 है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है आपके ड्राइंग में, तो आप समझो वो एलॉय स्टील का है। अब ये ASTM A335 का टोटल 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुआ है, P20, P11, P22, P5 एंड P9 एंड P91। अभी जो आप इंटरव्यू में जाएंगे तो अगर वो आपने कहा सपोज़ कि सर मैंने ऑलरेडी लास्ट प्रोजेक्ट पे मैंने एलॉय स्टील के पाइप पे मैंने काम किया है या जॉब किया है, तो वो उससे पूछेगा आपके कौन से ग्रेड पे काम करते थे, तो आप ये कह देंगे P11 पे, P22 पे। तो वही पूछेगा कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है P11 का, तो इसमें देखिए 1.25% क्रोमियम है और 0.5 मोलिडियम है। तो ये आपको बताना है कि हमारे जो केमिकल परसेंटेज था P11 कहता है, P22 का 2.25 एंड 1, P5 का 5 क्रोमियम परसेंटेज, 5% क्रोमियम है, 0.5% मोलोडियम है। ऐसे P9 का है 9% क्रोमियम है, 1% मोलोडियम है। और P91 में 9% क्रोमियम, 1% मोलोडियम, और इसमें एक्स्ट्रा भी है 0.182 टू 0.25 वोलोडियम है। तो कहने का मतलब ये आपको केमिकल कंपोजिशन सिर्फ डिफरेंस बताने के काम आएगा। तो आपको डिफरेंस बताना हो कि दोनों पाइप में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है ये फॉज फिटिंग। अगर ये फॉज फिटिंग है और रॉड फिटिंग, ये दोनों फिटिंग्स में डिफरेंस ये है कि इसका कोड चेंजेस है। अगर इसमें 182 का कोड है आपके ड्राइंग में, तो समझाइए कि आपका फोज फिटिंग है। अगर 234 का है तो ये रॉड फिटिंग है। ये आपको यहाँ से कोड के बारे में, अगर P11 का है तो उसमें F11 होगा, WP11 होगा, P22 है तो F22, 182 F22 एंड WP22। ये आपको डिटेल यहाँ से ये आपको याद करना होगा। P5 का है 182 F5 है, और रॉड फिटिंग है तो 234 WPF5 है। और सेम इसी P9 का है तो 182 F9 और A234 है WP9। सेम इज A182 F91 A234 WP। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि GTAW का अगर हमको वेल्डिंग प्रोसेस करना है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का, तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का अगर हम वेल्डिंग प्रोसेस करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोड का नंबर है, गैस उसमें फिलर का नंबर है, फिलर का जो नंबर है तो ये फिलर है ER8018B2, ER8018B2 का फिलर वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे P11 में। P22 में ER90SB3 यूज़ करेंगे, P5 में ER80SB6 यूज़ करेंगे। इसमें इलेक्ट्रो फिलर नहीं है P9 में, और P91 में ER90SB9 यूज़ करेंगे। तो ये तो फिलर हो गया। अगर हमको उसी P11 में अगर हमको इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करना है, इलेक्ट्रोड चाहिए हॉट पास और फिलअप के लिए, तो हम P11 है तो 8018B2, P22 है तो 9018B3, P5 है तो 8018B6, P9 है तो 8018B8 और P91 है तो 9018B9। तो दैट आर द कॉमन, दैट आर द ASME मतलब इलेक्ट्रोड कोड है। अभी इन टोटल का होल टाइम जो है 150 डिग्री सेल्सियस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी P11 के लिए प्री हीट मिनिमम, प्री हीट करने के लिए जो हमका मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो P11 के लिए 150 डिग्री है, P22 के लिए 200, P5 के लिए 250 एंड P9 के लिए 250 एंड P91 के लिए 250। ये है प्री हीट मिनिमम टेम्परेचर। इंटर पास टेम्परेचर जब आप इंटर पास करेंगे तो उस टाइम में कितना है 250 है P11 का, P22 का 300 और P5 का 350, P9 का 350, P91 का 350। अभी पोस्ट हीट ट्रीटमेंट, जब हम पोस्ट हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो 300 डिग्री C पे फॉर हाफ आवर के लिए इसको छोड़ देंगे, जैसे हमारा पोस्ट हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ आवर। नाउ PWHT पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, जब हम PWHT करेंगे पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट तो 704 टू 746 पे हमको ये होल्ड करके रखना है। इन बिटवीन में ऐसे होल्ड करके रखना है 704 टू 760, 704 टू 760, 704 टू 760। P91 में चेंज करना है 760 टू 780 पे होल्ड करके रखना है। अच्छा PWHT होल्ड टाइम कितना है, मिनिमम 2 आवर है होल्ड टाइम। ऐसे 1 आवर पर इंच है, मतलब 1 इंच का 1 आवर होगा, 30 इंच होगा तो 30 आवर इसको होल्ड करके रखना है।
30 आवर होल्ड करके रखना है अगर लाइन 30 इंच का है तो ये जो है बेसिक डिटेल है। आप इसमें से इलेक्ट्रोड की डिटेल निकाल सकते हैं कि हमारा P1 का जो डिटेल है, P1 में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ होगा, P22 में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ होगा, P5 में कौन सा इलेक्ट्रोड, GTAW के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, SMAW के लिए कौन सा यूज़ करेंगे। GTAW का मतलब होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और SMAW का होता है सिल्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। होल्ड टेम्परेचर कितना है, प्री हीट टेम्परेचर कितना है, ये आपके लिए एक बेसिक डिटेल है। फिटअप करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है कि जब भी आपको ड्राइंग रिवाइज ड्राइंग लेंगे तो ड्राइंग का आप रिवीजन मस्ट भी चेक कीजिए। फिटअप के लिए जो आपके पास मटेरियल आया है उस मटेरियल का मैट कोड और मैट कोड के साथ डिस्क्रिप्शन भी मैच कीजिए। फिटअप हमेशा यहाँ पे जो अपने ऑयल एंड गैस में आईडी मैच करके फिटअप करते हैं, क्योंकि आईडी मैच यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रॉपर आईडी मैच होना चाहिए और सेकेंड थिंग कि रूट का गैप यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग कैसे हम लोग एलॉय स्टील के पाइप का फिटअप करेंगे। P11, P5, P22 और P91 में क्या डिफरेंस है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि P11 का है तो कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ होगा, P22 का है तो कौन सा इलेक्ट्रोड कौन सा फिलर यूज़ होगा। फिर ड्यूरिंग फिटअप के टाइम पे आप उसको प्री हीट करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे क्लिट यूज़ करेंगे। अच्छा, फिटअप के टाइम पे आपको कितना क्लिट यूज़ करना है ये भी आपको एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे हम लोग क्लिट यूज़ करते हैं। फिटअप के टाइम पे अलाइनमेंट कैसे चेक करना है, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। फिटअप के टाइम पे आप लाइन में कोई एडिशनल स्ट्रेस नहीं देंगे, वो लाइन फ्री होना चाहिए, सपोर्ट के जरिए होल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेल्डिंग के टाइम पे हम लाइन में कहीं एडिशनल स्ट्रेस करके चेन ब्लॉक लगा करके फिटअप कर दिए और वेल्डिंग कर दिया वो चेन ब्लॉक, बाद में जब आप चेन ब्लॉक रिमूव करेंगे तो वो लाइन ऑटोमेटिक लोकेशन चेंज हो जाएगा, 10-20 mm आउट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जब लाइन को फिटअप करें तो कोशिश करें कि सपोर्ट मिनिमाइज़ कर दें और मिनिमाइज सपोर्ट और ज्वाइंट पे स्ट्रेस जितना कम से कम हो उतना डालें, क्योंकि ज्वाइंट पे स्ट्रेस देंगे तो वेल्डिंग में प्रॉब्लम होगा। तो डैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एलॉय स्टील पाइप फिटअप। और फिटअप करने के लिए आपको कंटिन्यू पहले आप ड्राइंग की कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि ड्राइंग में जो भी डिस्टेंस दिया रहता है वो पाइप के सेंटर से या एल्बो के सेंटर से, कोई भी आइटम है उसके सेंटर से ही डिस्टेंस दिया रहेगा। अगर सेंटर से नहीं दिया रहेगा फिर वहाँ पे पार्टिकुलर से दिया रहता है कि भाई ये डिस्टेंस यहाँ से है। और ड्राइंग करने के लिए जब फ्लांज ये फिटअप करते हैं तो उसका प्रॉपर होल और कितने डिग्री में है वो फ्लांज, वो कंप्लीट चेक करके तभी आपको वो फिटअप करना है। फिटअप करने के बाद एलॉय स्टील में एक चीज़ और मैंने देखा कि जब एक बार वेल्डिंग स्टार्ट हो जाता है तो वेल्डिंग कंप्लीट करके उसको फिनिश करते हैं। तो वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले टोटल प्रिपरेशन वहाँ पे होना चाहिए, सिलेंडर का हो या फिर इलेक्ट्रोड हो या फिर मशीन, स्टैंड बाई में एक मशीन रखे भी होना चाहिए कि मशीन अगर एक ख़राब हो तो दूसरा मशीन हम लोग यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर watching my video. If you like, share and subscribe. Stay safe, stay healthy. Yesterday I checked my YouTube studio, YT studio. Approx 70% of people of watching my video but they not subscribe. So I request you, if you watch my videos, then please subscribe for motivation. I already provided you information related to the oil and gas. That information I last experience my 8 to 9 year continue I am working. So I think about कि I share my information because in the initial time I don't know कि how to find this all the data. Now I have sufficient knowledge to find the details, so I uploaded a video that I request you to please stay safe, stay